अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, और ये 1000-2000 साल पुरानी नहीं है, ये है करीब करीब 2 अरब साल पुरानी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा हरियाली है कि अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको एक छोटे से हिस्से का, जो कि है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, वो एक साल में करीब 1250 टन जो कार्बन है वो एब्जॉर्ब करता है। और अब इसी अरावली पे संकट आया हुआ है, और संकट कोई छोटा मोटा नहीं है। संकट ऐसा है कि हो सकता है भविष्य में 90% जो अरावली है ये ख़त्म ही हो जाए। ये शुरू हुआ जब सरकार ने अरावली की परिभाषा दी। लेकिन ये विवाद आज का नहीं है, बहुत सालों पुराना विवाद है ये। क्या है ये विवाद, जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, मैं आपने ध्यान भी दिया होगा शायद कि जब भी हाइट नापी जाती है किसी भी लैंडफॉर्म की, वो हमेशा समुद्र तल से मापी जाती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में जो ओशन का लेवल है, जो सी का लेवल है, वो हमेशा सेम ही रहता है। आपने देखा होगा जैसे जो प्लेटफॉर्म पर लिखे होते हैं, जो रेलवे के बोर्ड लगे होते हैं कि ये कौन सा स्टेशन है, उसमें नीचे लिखा होता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है इसकी। लेकिन यहाँ पर जो इसकी हाइट नापी गई है अरावली की, ये समुद्र तल से नहीं नापी गई, परिभाषा में थोड़ा चेंज कर दिया है। क्या है वो चेंज, आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब भी इस मामले में पूरे में सुप्रीम कोर्ट का नाम बार बार आ रहा है, लेकिन परिभाषा तो सरकार ने दी है, सुप्रीम कोर्ट का नाम क्यों आ रहा है ये भी जानेंगे। TN गोदावर्मन केस क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, ये जो अरावली पर्वतमाला है ये बनी थी प्री कैम्ब्रियन ईरा में, और इस बात को करीब 2 अरब से ज़्यादा साल हो चुके हैं। ये फैली हुई है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में। इसकी लंबाई करीब 690 किलोमीटर है, और राजस्थान में ये अकेले 500 किलोमीटर कवर करती है। जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है ना, वो भी रायसीना हिल पर बना है, और जो रायसीना हिल है ये अरावली पर्वतमाला श्रृंखला का ही हिस्सा है। अगर मैं आपको बताऊँ इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो 1990 के टाइम की बात है। उस टाइम पे पर्यावरण जो मंत्रालय है उसने नियम बनाए थे कि जो माइनिंग है, जो काम होता है माइनिंग का, ये किस तरह से कंट्रोल में करा जा सके। क्योंकि पहले कहीं भी खान जो है वो माइनिंग का काम हो जाता था, तो इसमें नियम बनाए, लेकिन नियम का उल्लंघन बहुत जगह हुआ और चलता रहा वो। फिर जाके 1996 में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, जिसका नाम था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इतना उल्लंघन हो रहा है नियम का, तो उन्होंने दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में कई सैकड़ों जो खाने थी वो बंद करवा दी। फिर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ध्यान दिया और कई जगह जो खाने हैं वो बंद करवाए। फिर 2009 में तो सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात वाले इलाकों में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया माइनिंग पर। उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा मांगी थी इनसे, सरकार से। तो FSI ने 2010 में परिभाषा दी कि जो ढलान है वो 3 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, तलहटी बफर 100 मीटर होना चाहिए, जो घाटी की चौड़ाई है वो 500 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो इसके बीच में एरिया आएगा उसे बोलेंगे हम जंगल। फिर उसके बाद इस पर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, क्योंकि ये भी काफ़ी धुंधली परिभाषा थी, स्पष्ट कुछ नहीं था यहाँ पे। फिर आता है मई 2024। इसमें क्या था, जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था पुराने जो खनन माफिया इनका, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, यानी कि रिन्यू करने से मना कर दिया। और जो कमेटी थी उसको बोला कि आप पूरा ध्यान दो और चेक करो कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है और यहाँ पे विवाद क्या है। फिर यहाँ पे निकल के आया कि एक परिभाषा होनी चाहिए अरावली रेंज की, जिससे कोई भी अपनी अपनी लेवल पे धांधली ना कर सके। क्योंकि अभी तक क्या था, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन सबकी अपनी अपनी परिभाषा थी अरावली रेंज की, ताकि वो उससे अच्छा फ़ायदा कमा सके। तो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी कि एक परिभाषा दो ऐसी जो कि सब राज्यों पे लागू हो सके। यहाँ पर जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने 2 बातें बोली। जो पहली बात ये थी कि जो भी पहाड़ जो है वो 100 मीटर से कम ऊंचाई होगी जिसकी, किससे मुकाबले में, अपने आसपास के क्षेत्र के मुकाबले में, तो उसे हम अरावली रेंज का हिस्सा नहीं मानेंगे। अब हिस्सा नहीं मानेंगे तो यानी कि उसे अरावली नहीं बोलोगे आप, और वहाँ पे फिर माइनिंग भी अलाउड है, पेड़ काटना भी अलाउड है, सारी जो एक्टिविटी है वो अलाउड होंगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि आसपास का क्षेत्र बोला है, समुद्र तल नहीं बोला। क्योंकि अगर वो सी लेवल बोलते तो शायद एक पत्थर भी ना निकाल पाते अरावली रेंज से। लेकिन उन्होंने जहाँ पे परिभाषा में चला के दिखा दी और क्षेत्र बोल दिया। अभी आसपास का क्षेत्र क्या है, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा ही नहीं है। दूसरी बात इन्होंने बोली कि जो अरावली है, पहाड़ हैं, इनके बीच में 500 मीटर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर 500 मीटर से ज़्यादा गैप हुआ तो उसे हम अरावली रेंज का हिस्सा नहीं मानेंगे। लेकिन इस पर विवाद नहीं हो रहा, और पहली बात पे ही इंटरनेट पे पूरी बात चल रही है। कि जो दूसरी बात है वो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे किसी भी पहाड़ के 2 पहाड़ों के बीच में यहाँ पे 500 मीटर गैप है ही नहीं। दोस्तों, ये तो था विवाद कि जिस बारे में इतना जो हड़कंप मच रहा है। अब इतना हड़कंप मच रहा है, क्यों मच रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इसकी। वो ज़रूरत क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, जो अरावली के लेफ्ट में है थार मरुस्थल। अगर ये अरावली हट जाएंगी यहाँ से या फिर ख़त्म हो जाएंगी,
तो जो थार मरुस्थल है यानी कि डेजर्टिफिकेशन जो है वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी अरावली ने क्या है, इनको रोका हुआ है। यहाँ पे जो थार मरुस्थल है वो इन रेत के तूफान को रोक देती है, लेकिन अगर ये नहीं होगी तो रेत का तूफान पूरा आ जाएगा और जो दिल्ली है, उत्तराखंड है, इस साइड का पूरा एरिया है, वहाँ पे धूल ही धूल हो जाएगी। और जो दूसरा यहाँ पे फ़ायदा अरावली का ये है कि जो मानसून वाली हवाएं आती हैं वो सीधे आती हैं अरावली से, पास डायरेक्ट पास होती है, उसके पैरेलल पास होती है, वो आते हैं फिर उत्तराखंड वाले एरिया में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये पूरा तो रोक नहीं पाती, अगर पूरा रोक पाती, अगर ऐसे ही रोक पाती वो मानसून रेंज को, तो वहाँ पे बहुत बारिश होती है अरावली में, शायद केरल से ज़्यादा बारिश होती है राजस्थान में। लेकिन ऐसा तो है नहीं, वो पैरेलल में है तो थोड़ा रुक के आती हैं बस, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। उत्तराखंड में बारिश तो होती है लेकिन कम बारिश होती है। और अगर दिल्ली में तूफान आ जाएगा, रेत का तूफान आ जाएगा, ये सब हो जाएगा, तो वहाँ से कहाँ जाएगा, सीधा हिमालय पे, क्योंकि हिमालय बैरियर है। सारा रेत कहाँ पे जाएगा, हिमालय पे। हिमालय पे क्या है, बर्फ़ है। अभी अगर धूप पड़ती है हिमालय पे तो बर्फ़ में होती है एल्बिडो पावर। एल्बिडो पावर यानी कि जो लाइट उससे टकरा के पूरी की पूरी वापस चली जाती है, तो हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। लेकिन अगर रेत आ गई वहाँ पे तो हीट भी एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, जो बर्फ़ है वहाँ पे वो पिघलेगी, बर्फ़ पिघले, सी लेवल बढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ये सब होगा। और क्या फ़ायदे हैं अरावली के, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया है कि जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करती है, ये फ़ायदा है। इतनी हरियाली है यहाँ पे तो उससे बारिश ज़्यादा आती है। बारिश ज़्यादा आने की वजह से क्या है, जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम वर्क करता है। अगर ये सब हट जाएगा तो पूरा इकोसिस्टम हट जाएगा, धूल भरी आंधियाँ आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, लोगों को दिक्कत आएगी, ये सब नुकसान होंगे। इसलिए इस पे इतना हड़कंप मच रहा है और लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, और दुखी होना जायज़ भी है उनका। आपका क्या विचार है बताना कमेंट बॉक्स में इस बारे में। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।